बच्चों चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं और ये बहुत ही स्पेसिफिक सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, राइट। बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के बहुत सारे वेरिएशंस, अलग अलग वेरिएशंस आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में मिल जाएगी। लेकिन इस प्रॉब्लम को डील करने की जो स्ट्रेटेजी है, इट इज वेरी वेरी स्टैंडर्ड वन, राइट। आप एक बार स्ट्रेटेजी समझ लें, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें, तो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से आप बहुत ही इजीली डील कर पाएंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं एंड देन वी सी हाउ वी हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। सो द प्रॉब्लम सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू the charge inside the cube of side 0.1 meter are as shown। तो देखिए फिगर जो हमें दी है, it's just like that, it is just like that। we have x axis, we have y axis, we have z axis, और ये जो क्यूब रखा है ये आपका zx प्लेन में इस तरह से रखा है, राइट। and this is the kind of object, this is the cube that we have, right। इस क्यूब की जो डायमेंशन दी है इट इज 0.1 मीटर, और क्योंकि ये क्यूब है सो देखिए इट इज वेरी मच क्लियर कि इसकी जितनी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जितनी भी डायमेंशंस होंगी वो सब 0.1 मीटर ही होंगी, राइट। तो बच्चों आगे देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या डाटा दिया है और किस तरह से हम इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें जो डाटा हमें दिया है वो दिया है Ex इक्वल टू अल्फा एक्स, वेयर अल्फा की वैल्यू इसने दे दी है, Ey इक्वल टू 0 एंड Ez इक्वल टू 0। तो पहली चीज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, राइट। तो देखिए इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा है, वी डोंट नो कि कितना चार्ज रखा है, क्या उसका अमाउंट है, क्या उसका कंफिगरेशन है, वी डोंट नो दैट। उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, राइट, ये उसके कंपोनेंट दिए हैं। और यहां पर क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका केवल x कंपोनेंट है और y और z कंपोनेंट जो है जीरो है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड y और z एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, राइट। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है, तो चलिए उसको हम इस तरह से बना लेते हैं। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे दिया है एंड इट इज अल्फा एक्स। बेटा थोड़ा सा हमने जो वेक्टर डिस्कस किया था वो इसलिए किया था, दैट्स व्हाई कि अब हमें उसकी जरूरत है, राइट। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं तो वो सारा वेक्टर एनालिसिस जितना भी हमने पढ़ा है वो सब यूज होने वाला है, राइट। तो अगर अब भी आपको वेक्टर्स में दिक्कत आ रही है देन प्लीज go through my lectures that I have made in the name of mathematical tools। so वहां पर आपको वेक्टर एनालिसिस की जितनी हमें जरूरत है, राइट, वो सारा का सारा मटेरियल जो है, सारे के सारे लेक्चर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। देन इट इज माय हम्बल एडवाइस कि आप उन लेक्चर से जरूर गो थ्रू, राइट। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है, राइट, वो एक स्पेस वेक्टर की तरह हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज कर रहे हैं, राइट। और अगर वो एक स्पेस वेक्टर की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें x कंपोनेंट भी होगा, उसमें y कंपोनेंट भी होगा, उसमें z कंपोनेंट भी होगा, राइट। लेकिन व्हाट वी आर सेइंग व्हाट वी आर लुकिंग आउट हियर दैट कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का y और z कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट along the direction of y axis and component along the direction of z axis of that electric field is zero। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एग्जिस्ट कर रही है केवल x एक्सिस की डायरेक्शन में और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है Ex इक्वल टू अल्फा एक्स से, राइट। देखिए अल्फा की वैल्यू यहां पर दी है क्वेश्चन में और अल्फा की वैल्यू दी है 500, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 500x, राइट। तो ये x क्या है, इट इज अ वेरिएबल, राइट। और यहां पर x की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट रखते चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलती चली जाएगी एंड इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ वेरी करती है, राइट। तो x की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहां पर रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। Ey जो इसका कंपोनेंट है अलोंग द y एक्सिस वो जीरो है, इसका कंपोनेंट अलोंग द z एक्सिस वो जीरो है, तो हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है,
राइट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मुद्दे की बात, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या कैलकुलेट करना है। सो बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और जनरली आपको दो पार्ट ही मिलेंगे, राइट। तो जो सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है वो क्या कह रहा है कि दैट फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये जो क्यूब है इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, या इस क्यूब से लिंक टोटल फ्लक्स कितना है, राइट। तो देखिए अब आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, वो याद होना चाहिए, राइट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं फॉर अ क्लोज सरफेस, वो एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, यस। याद आ रहा है बच्चों, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, राइट। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। तो चलिए अगर याद नहीं आ रहा है तो अभी हम जब करेंगे तो आपको उस दौरान याद आ जाएगा, राइट। सो दूसरा पॉइंट या दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो है द चार्ज इनसाइड द क्यूब। दूसरे पार्ट में बच्चों ये क्या कह रहा है कि मुझे आप बताएं इस क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज रखा है, उस चार्ज को आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करते हैं, और उससे पहले एक थोड़ा सा एनालिसिस इस फिगर काम कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज इट, वेरी गुड, राइट। सो देखिए यहां पर इस फिगर में ही कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है। दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब, जिस क्यूब की हम बात कर रहे थे, और ये क्यूब जो है ओरिजिन से एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ओरिजिन से 0.01 मीटर की दूरी पर रखा है, राइट। इसकी हर एक डायमेंशन क्यूब की 0.1 मीटर है, राइट। तो अगर ये 0.1 मीटर है तो बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला भी तो 0.1 मीटर ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल सर होगा। सो दिस इज आल्सो 0.01 मीटर, राइट। नाउ बिल्कुल बच्चों वाली बात, राइट। एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, एक क्यूब में सर 6 सरफेसेस होते हैं, हमें पता है कौन कौन से हैं, उसकी हम नंबरिंग कर लें। देखिए 6 सरफेस है, वन गिने, 1 2 3 4 5 6, आपकी तरफ वाला और मेरी तरफ वाला, तो 6 सरफेसेस इसमें है। अब इन सरफेसेस की हमने नंबरिंग कर ली है, तो चलिए इसको मैंने कहा नंबर 1 सरफेस, इसको मैंने कहा नंबर 2 सरफेस, इसको हमने कहा 3 नंबरी सरफेस, ये आपका 4 सरफेस, नंबर 4 सरफेस, और ये जो मेरी तरफ वाला है, राइट, इसको मैंने कहा 5, और ये जो बैक साइड वाला है इसको मैंने कहा सरफेस नंबर 6, राइट। देखिए इसकी नंबरिंग हमने कर ली है, तो अब हमारा जो कैलकुलेशन है वो ऑर्गेनाइज वे में हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 जो है वो इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट्स सी दैट हाउ कैन वी डू इट, राइट। सो द पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पर what we have to find out the total flux linked to this cube, right। so उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इट इज टोटल फ्लक्स पास थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू E डॉट ds। हाँ सर अब तो मुझे याद आ गया, अब तो मुझे याद आ गया, राइट। सो दिस इज फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, हमने गॉस थ्योरम में भी यूज किया था, राइट। ओके, सो क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, पूरे के पूरे, अब ये पूरा क्यूब है, इसमें 6 सरफेस हैं, हमें हर एक, देखिए इसके अंदर कोई चार्ज रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इन सब सरफेस से बाहर निकलेगी, इस तरह से जिस तरह से रेज ऑफ लाइट निकलती है, राइट। तो हमें हर सरफेस से लिंक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट आउट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम उसको इस तरह से लिख ले। सो this is surface number 1 and E dot ds, right। This is surface number 2 and E dot ds,
plus this is surface number 3 and E dot ds plus this is surface number 4 and E dot ds। अरे सर बहुत लंबा हो गया, अब क्या करें बेटा, 6 सरफेसेस हैं तो हमें 6 के लिए कर रहे हैं, राइट, E डॉट ds। लेकिन आप देखिए अभी आपका काम आसान होने वाला है, राइट, एंड E डॉट ds। और जब बेटा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कुछ एक चीजें तो ऐसी हैं जिनको आप स्किप करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं, राइट। जब हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी देन वी कैन स्किप सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज द थिंग, राइट। अब देखिए सरफेस नंबर 1 के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। देखिए जब इसको हम खोलेंगे E डॉट ds को जब हम खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, E ds cos थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट सर, थीटा इज इक्वल टू तो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में। तो यहां पर कौन कौन से वेक्टर के बीच का एंगल है सर, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट। हाँ सर अब तो हमें याद आ गया है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि अलग अलग सरफेसेस की जो हमने नंबरिंग की है इन सब के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, राइट। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो थोड़ा सा पहले एक दो सरफेसेस के लिए आप देखिए और बाकी के तो फिर हम फटाफट लिख देंगे, राइट। सो दिस इज माई सरफेस नंबर 2। अभी हम इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, दिस इज माई सरफेस नंबर 2, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज दिस अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज दिस। दिख गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस है, राइट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो चलिए लिख लेंगे अभी हम, एंड व्हाट is need right now, this is the direction of electric field। दूसरी चीज हमें चाहिए एरिया वेक्टर। बेटा एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ था ना, तो मुझे बताइए फटाफट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड इट इज अवे फ्रॉम द एरिया। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी यही रहने वाली है, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। चलिए बहुत बढ़िया, हमारा काम हो गया। तो अगर E और ds दोनों ही एक डायरेक्शन में हैं तो बेटा थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 0। गॉट इट, बात समझ में आई। चलिए अब सरफेस नंबर 1 के लिए आप बताएंगे मुझे, सरफेस नंबर 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या रहनी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, चलिए ठीक है। और सर यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी सर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इज, देखिए अब हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड गोइंग अवे, गोइंग अवे फ्रॉम द एरिया, राइट। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन it's like this, okay। So this is the direction of electric field and this is the direction of ds यानी कि एरिया वेक्टर। प्यारे बच्चों अब एंगल थीटा कितना है, प्लीज टेल मी दैट एंड करेक्ट, right। So this is the direction of E and this is the direction of ds। तो this angle कितना है बच्चों, सर ये तो 180 डिग्री है, वेरी गुड, this angle is 180 डिग्री, राइट। तो चलिए हमें जो सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए अब बाकी सब कितने आसान हैं और इसमें
चार टर्म तो जो है वो बिल्कुल ही खत्म होने वाली हैं, बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगी, और उसकी वजह देखिए अभी आपको पता चलेगी। चलिए अब हम सरफेस नंबर 3 की बात करते हैं, टॉप सरफेस, राइट। तो देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमें दिखाई दे रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन गोइंग अवे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो बेटा ये कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, जीरो। तो मैं आपसे यही तो कह रहा था सर कि ये वाली टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी, राइट। तो ये थर्ड सरफेस के लिए, फोर्थ सरफेस के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds। तो यहां पर भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो सरफेस नंबर 5 या 6 जो कुछ भी है, राइट, जैसे ये वाला सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन is this, electric field की direction is this electric field की direction is this along the x-axis, right, and area vector की direction is this। so electric field की direction is this, area vector की direction is this, electric field this, area vector this। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, राइट। सो चाहे आपका सरफेस नंबर 5 हो या सरफेस नंबर 6 हो, सरफेस नंबर 5 या सरफेस नंबर 6 दोनों के लिए ही थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो सरफेस नंबर 3 और 4 के लिए भी हमने देखा थीटा इक्वल टू कितना आया आपका 90 डिग्री। सरफेस नंबर 1 के लिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और सरफेस नंबर 2 के लिए थीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों चलिए ये थीटा की वैल्यू जो है हम कहीं नोट डाउन कर देते हैं जहां हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो थीटा सरफेस 1 के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सरफेस नंबर 2 के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इन सब के लिए तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। अब इन टर्म्स को जब मैं खोलूंगा eds cos थीटा, तो क्या आएगा eds cos थीटा, और cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। अरे वाह सर ये तो मजा ही आ गया, चार कैलकुलेशन, चार टर्म्स तो बिल्कुल जीरो हो गई, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, बहुत बढ़िया, राइट। तो देखिए ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो, ये वाली पूरी टर्म जीरो, और ये वाली पूरी टर्म जीरो। तो मेरे पास बचा क्या, दो ही टर्म तो बची, अभी नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, right। so what I have sir eds and cos 180 degree, and plus I have sir eds and cos 0। तो सर cos 0 की तो वैल्यू होती है 1, सर याद नहीं आ रही मुझे, 1 होती है, राइट। cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cos 180 डिग्री की वैल्यू, अरे सर ये तो बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो गया, cos 180 कैसे निकलेगा, cos 180, राइट। वी कैन कैलकुलेट आउट cos 90 प्लस 90, राइट। तो यहां से cos 180 की वैल्यू आएगी -1, राइट। तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे, अंदर हमारे पास है e, और e की वैल्यू है अल्फा x। so e की वैल्यू हमने रखी अल्फा x, right, and then we have ds, and then we have cos 180, that means -1, and plus what we have e, that means alpha x, और this is dx, और cos 0 की वैल्यू हमने रखी 1, right। अब देखिए for this is for surface number 1, this is for surface number 2। surface number 1 के लिए x की वैल्यू कितनी है, surface number 1 के लिए this is the surface number 1, और x axis, this is the x axis। देखिए x यहाँ पर 0, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, इस तरफ x की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये surface number 1 हमें कहाँ मिला, ओरिजिन से 0.1 मीटर दूरी पर, इन द डायरेक्शन ऑफ x axis। तो सर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 0.1, राइट, और मीटर में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वी आर गोइंग टू राइट आउट अल्फा की वैल्यू, तो सर मुझे पता ही है, दैट इज अल्फा, एंड सर x की वैल्यू तो मैं रख दूंगा अब 0.1, और ये हो गया आपका ds, और ये सब है आपका माइनस। तो चलिए हमने इस तरह से लिख दिया, ये माइनस आ गया, ये बाहर, ये माइनस आ गया यहाँ पर,
राइट, एंड प्लस अल्फा की वैल्यू बेटा 100 एंड x फॉर सरफेस नंबर 2, दिस इज फॉर सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 के लिए x कितना है देख लेते हैं। देखिए ये सरफेस नंबर 2 है और इसके लिए x की वैल्यू 0 प्लस 1 प्लस 0.1, 0.1 प्लस 0.1 यानी कि 0.2, राइट। तो x की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 0.2 एंड वी हैव लेफ्ट विद ds, राइट। ओके, तो अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, राइट। सो what we have this, और 500 में 0.1 की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको मिलेगा -50, जिसको मैंने इंटीग्रेशन साइन से ले लिया है बाहर, अंदर बचा ds। सो 500 इंटू 0.2 कितना हुआ सर, दैट मीन्स 10 or 100, it's 100, right? So we have 100 and integration of ds, right? अब देखिए ये क्यूब है, इसके 6 सरफेसेस हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ds यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इसके एक सरफेस का सरफेस एरिया, और हमें इसकी डायमेंशन पता है 0.1, 0.1, 0.1, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस 0.1 इनटू 0.1, राइट। So यहाँ पर this integration of ds is equal to 0.1 into 0.1, so what we have 0.01, और सर 0.01 को हम 10 into 10 to the power -2 भी लिख सकते हैं ना, yes। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला 50 into 10 to the power -2, और यहाँ पर मिला हमें 100 into 10 to the power -2, so what we have left with, we have left with 50 into 10 to the power -2 and the unit of electric flux, that is Newton meter square per coulomb, right? So this is the total flux that is passing through or linked to this cube. So this is the part 1. Now we have to find out the part 2. चलिए पार्ट 2 को भी हम देख लेते हैं। पार्ट 2 तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है सब। पार्ट 2 में व्हाट वी हैव टू, इसका जो पार्ट 2 था इस क्वेश्चन का सेकंड, उसमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इस क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज रखा है, राइट। और कैसे निकलेगा इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज रखा है, बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, एंड वी नो दैट phi is equal to q divided by epsilon naught, right। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, E dot ds is equal to q upon epsilon naught, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द q, दैट मींस q is equal to epsilon naught और इनटू phi, और phi की वैल्यू भैया हमने निकाल ली है, वो कितनी है 50 into 10 to the power -2, और epsilon naught परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी है 8.854 into 10 to the power -12, 8.854 into 10 to the power -12, it is the value of this thing। और अब इसको हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, राइट। तो देखते हैं आंसर क्या आया। सो बच्चों ये कैलकुलेट करके आया है 442.7, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें मिला 10 to the power -12 और -2, दैट मीन्स 10 to the power -14, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4.42 into 10 to the power -12 coulomb। So this is my second answer, right। So this is how we are going to solve these kind of problems। So बच्चों चलिए अब एक रिलेटिवली इजी प्रॉब्लम जो है उसको हम देखते हैं, और जो प्रॉब्लम अभी आपने देखी है, राइट, उसको करने के बाद तो ये वाली प्रॉब्लम बच्चों का खेल है। चलिए इसको पढ़ते हैं, व्हाट इज this particular problem says। So according to this problem, if 1 coulomb of charge is placed at the center of cube side 10 centimeter,
तो देखिए ये मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ये 1 कूलम का चार्ज इसके सेंटर में मैंने रखा हुआ है, राइट। कैलकुलेट द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी फेस ऑफ द क्यूब, राइट। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से परपेंडिकुलरली ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी हर एक जगह से, राइट। तो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से जो लिंक होगा वी कैन इजिली कैलकुलेटेड आउट by the help of the formula phi is equal to q upon epsilon naught, right? So q की वैल्यू हमें पता है, that means 1 coulomb and divide by 8.854 into 10 to the power minus 12, right? और ये हमारे पास आया है 1.13 into 10 to the power plus 10 to the power plus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो इस क्यूब से जो टोटल फ्लक्स जो गुजरा है, द टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब इट इज दिस one is the quantity of the total flux passing through this complete cube। लेकिन आपसे पूछा है कि आप बताइए कैलकुलेट द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी फेस ऑफ द क्यूब, आपको किसी एक फेस से, और चलिए हम कौन सा फेस मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस, इस फेस से टोटल फ्लक्स कितना निकला है। अब आपने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि 6 फेसेस से लिंक जो फ्लक्स है वो इतना है, तो एक फेस से लिंक फ्लक्स कितना होगा, यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 6, राइट। सो फ्लक्स link with one phase or flux passing through from one phase is phi divided by 6 and it is 1.13 into 10 to the power 11 divided by 6 and it is coming out to be 1.88 into 10 to the power 10 Newton meter square per coulomb, राइट। सो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह की प्रॉब्लम के वेरिएशन आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम इससे पहले हमने करी है अगर वो आपको अच्छे समझ में आई है, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली है, देन यू कैन अप्लाई योर माइंड टू सॉल्व आउट different kind of variation of such kind of problems, right?